ईरान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करके तबाह हो गया है और इसके अंदर इनकी शहादत कंफर्म हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये वाक़या दरअसल उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के सदर के साथ मिलकर कई और दूसरे मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद 2 डैम का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर आए थे। इस हादसे के वक्त वो ईरान की हदूद के अंदर यानी ईरान के सूबे जिसका नाम आज़रबाईजान है इसके अंदर मौजूद थे। ये टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे जिनमें से 2 आगे मौजूद थे जबकि एक हेलीकॉप्टर पीछे मौजूद था जिसके अंदर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा, ईरान के सूबे आज़रबाईजान के गवर्नर, कुछ मजहबी शख्सियात के अलावा डिप्लोमेट्स और इनके बॉडीगार्ड भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। दोस्तों, ईरान से काफी एक अफसोसनाक खबर निकल के आया है। सोशल मीडिया पर आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ईरान से अफसोसनाक खबर ये निकल के आया है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब का एक हादसे की वजह से, एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट बात ये है, इस वीडियो का मतलब ये है कि जो इब्राहिम रईसी साहब का इंतकाल हुआ ये कोई हादसा की वजह से हुआ या फिर इसके हाथ इसके पीछे इजराइल का हाथ है। ये काफी इम्पोर्टेंट बात है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। इब्राहिम रईसी साहब के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा इस वीडियो में। आखिर वो हादसा के वजह से इंतकाल हुआ या फिर उसके पीछे इजराइल का हाथ है, तो एंड तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। ईरान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करके तबाह हो गया है और इसके अंदर इनकी शहादत कंफर्म हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये वाक़या दरअसल उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के सदर के साथ मिलकर कई और दूसरे मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद 2 डैम का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर आए थे। इस हादसे के वक्त वो ईरान की हदूद के अंदर यानी ईरान के सूबे जिसका नाम आज़रबाईजान है इसके अंदर मौजूद थे। ये टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे जिनमें से 2 आगे मौजूद थे जबकि एक हेलीकॉप्टर पीछे मौजूद था जिसके अंदर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा, ईरान के सूबे आज़रबाईजान के गवर्नर, कुछ मजहबी शख्सियात के अलावा डिप्लोमेट्स और इनके बॉडीगार्ड भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। ये ईरानी वजीर खारजा दरअसल वही हैं जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बलोचिस्तान के इशू को लेकर मसला बना, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाके पर स्ट्राइक की, तो इन्हीं का बयान था कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुसलमान भाई हैं, दोनों को आपस के अंदर झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले ईरानी सदर ने पाकिस्तान का भी दौरा किया जहां पर इनके साथ कई मुआहदे किए गए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से बात करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, लेकिन इनका कहना था कि कुछ वजूहात की बिना पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जिस इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया दरअसल यहाँ पर मौसम इंतहाई ख़राब था। उसके अलावा ये बहुत ही पहाड़ी इलाका या फिर जियोग्राफिकली बहुत ही सख्त इलाका है जहाँ पर बस जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये माना जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर दरअसल मौसमी ख़राबी की वजह से क्रैश लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया। लेकिन ये खबर कंफर्म होने से पहले ईरानी मीडिया ने इसके बारे में ये क्लेम किया कि यह हेलीकॉप्टर लापता है, इसकी तलाश जारी है। इनको लगता था कि शायद यह हेलीकॉप्टर कहीं पर हार्ड लैंडिंग की वजह से उतर गया होगा, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता है। लेकिन अफसोस कि ऐसा ही हुआ। जब इस हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली तो तुर्की ने अपने ड्रोन इस तरफ रवाना किए, अपनी रेस्क्यू टीमें भेजी। इसके अलावा रशिया की 47 के करीब रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंच गई। ईरान के खुद के कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रात भर इसके मलबे को या फिर क्रैश लैंडिंग की साइट को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार तुर्की के एक ड्रोन की मदद से क्रैश लैंडिंग की जगह को देखा गया और इसी ड्रोन फुटेज की मदद से करीब जाने पर पता चला कि ये हेलीकॉप्टर तो क्रैश लैंडिंग के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका है। इनफैक्ट ये तो हवा के अंदर ही फटकर ज़मीन पर गिर गया था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की इस अचानक मौत के बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले रही हैं जिसके मुताबिक इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसराइल को सबसे ज़्यादा इनके वजूद से तकलीफ थी। दूसरी वजह बताई जा रही है कि यह इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ईरान के लोगों का मानना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई के बाद इब्राहिम रईसी इनकी जगह लेने वाले थे। और तीसरी पॉसिबिलिटी वाकई ये हो सकती है कि ये दरअसल कोई हादसा ही हो, लेकिन हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर वाकई मौसम खराब था तो 3 में से सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार क्यों हुआ, और हेलीकॉप्टर भी वो जिसके अंदर इंतहाई अहम तरीन ईरान की शख्सियात सवार थी। ये बहुत ही अहम सवाल है। ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि इनकी आवाम भी रात भर सड़कों पर रो रो कर ये दुआएं करती रही कि इनके सदर खैर आफियत से हों, इनकी मौत की खबर झूठी हो। लेकिन अफसोस के हुआ वही कुछ जिसका डर था।
एक ही टाइम के अंदर ईरान के सदर, इनके वजीर खारजा और इनके सूबे के गवर्नर का मारे जाना इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल तशवीश है। इब्राहिम रईसी वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक बार फिर से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान के अंदर भी आकर यही कहना चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान की आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान उम्मत मिलकर इसराइल के जुल्म के खिलाफ इकट्ठी हो जाए, तमाम मुस्लिम लीडर्स भी एक हो जाएं। आपको याद है कि तारीख के अंदर यही कोशिश बिल्कुल भुट्टो ने भी की थी, इसके अलावा सदर सद्दाम हुसैन ने भी ये कोशिश की, उसके अलावा लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी इसकी कोशिश की, लेकिन सब के सब का इंजाम एक ही जैसा हुआ। इसराइल के वजूद से मुतालिक इब्राहिम रईसी ने आखिरी बार क्लियर कट ये बयान दिया था कि हम इसराइल के वजूद को दुनिया से ख़त्म करके ही दम लेंगे, और आप देखें कि उनका इंजाम भी एक हादसाती मौत की सूरत के अंदर हुआ, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ही हो सकता है। सो ये बात लॉजिकल लगती है कि इसराइल के मोसाद का इस हमले के अंदर कोई ना कोई हाथ ज़रूर होगा, लेकिन खैर ईरान की तरफ से या फिर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से अभी इस बारे में कोई कंफर्म नहीं हुआ, तो हम वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते। ईरान इसके बारे में खुद मजीद इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सूरत-ए-हाल वाज़े होगी कि दरअसल इसके पीछे कौन है, लेकिन मेरा जहाँ तक शक है, मुझे इसके अंदर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट वाज़े तौर पर नज़र आती है। इब्राहिम रईसी की इस तरह से अचानक मौत के बाद मिडल ईस्ट पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट का इंतहाई अहम कंट्री है, और आप देखें कि ये असर अभी से पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें अचानक से बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा ईरान हिज़्बुल्लाह और हमास को भी माली और अस्करी मदद फराहम करता था, जिसकी वजह से वो इसराइल के खिलाफ गजा के अंदर लड़ रहे थे। ये मदद और सप्लाई भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर बात करें कि क्या ईरान के अंदर इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो इसका जवाब है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर आज भी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर अभी तक आयतुल्लाह ख़ुमैनी है, जो कि सबसे सुप्रीम होता है। आर्मी, जुडिशरी और इसके अलावा स्टेट मीडिया सब कुछ इसके अंडर होता है, और इसके बाद सदर की बारी आती है, जो कि दूसरा सबसे अहम तरीन होता है। इस हादसे के अंदर इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212, जिसे अमेरिका ने बनाया है, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इनके प्राइवेट टूर्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इसे अमेरिका नहीं बल्कि कनाडा के अंदर बनाया जाता है। आखिरी बार ये सितंबर 2023 के अंदर यूएई के अंदर क्रैश हुआ था, और अब की बार ईरान के सूबे आज़रबाईजान के फोरेस्ट, जिसका नाम है डिज़मार फोरेस्ट, यहाँ पर गिरकर तबाह हुआ है। ईरानियन अवाम के लिए ये तमाम सदमा एक तरफ, लेकिन इसके बाद सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बाद इनकी जगह कौन लेगा। अच्छी बात यह है कि ईरान के अंदर इसके मुतल्लिक वाज़े तौर पर कानून मौजूद है कि अगर अचानक से सदर की मौत हो जाती है तो इसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह ले लेगा, जिनका नाम है मोहम्मद मुखबर। अरब मुल्कों इराक, कतर और इवन के सऊदी अरेबिया ने भी इस पर गहरे दुख का इजहार किया। इसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ने भी इस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस हादसे की टाइमिंग इंतहाई अहम है, और ये इसराइल के लिए इंतहाई खुशी की खबर है, क्योंकि गजा इसराइल जंग के अंदर ईरान ने इसको बहुत ही टफ टाइम दिया हुआ था। इवन के ईरान ने तो पहली बार डायरेक्ट इसराइल के वजूद पर हमला करने की जुर्रत भी की थी, और ये उस चीज़ का बदला था जब शाम के अंदर ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने डायरेक्ट हमला कर दिया। इसके अलावा ईरान ने इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग करने के अलावा गजा के मुसलमानों की मदद के लिए हमास और हिज़्बुल्लाह को भी माली तौर पर मदद फराहम करके इसराइल से लड़ने के लिए खड़ा किया हुआ है। अब देखना यह है कि ईरान की ये पॉलिसीज इसी तरह से जारी रहती हैं इसराइल के खिलाफ, या फिर हमें इसके अंदर कोई चेंज देखने को मिलेगा। सबसे हैरत की बात यह है कि जब इसराइल को यह बताया गया कि ईरान के सदर पिछली रात से गायब हैं, तो इसराइल का जवाब बड़ा मशकूक-कुन था। उनका कहना था कि हमें इस बात की खबर है, लेकिन इनके कत्ल के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं। हालांकि अभी तक ईरानियन मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर ही नहीं चली थी कि ईरान के सदर किसी हादसे के अंदर मारे गए हैं। इस वक्त तक तो सिर्फ इनके लापता होने की खबरें थी, लेकिन इसराइल ने यह वक्त से पहले कैसे कह दिया कि वो मारे जा चुके हैं और हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं, जिसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसीलिए इस वक्त भी इस हादसे के बाद पूरी दुनिया की मशकूक नजरें सीधा सीधा इसराइल की तरफ हैं, क्योंकि इस हादसे का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ इसराइल ही है। अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि मोसाद की या फिर इसराइल की इस हादसे के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, जब तक कि कोई वाज़े तौर पर इन्वेस्टिगेशन ईरान की तरफ से नहीं होती। और दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि वाकई मौसमी खराबी की वजह से यह हेलीकॉप्टर कोइंसिडेंस की वजह से क्रैश कर गया हो, लेकिन इसके चांसेस लॉजिकली बहुत ही कम नजर आते हैं। अमेरिका ने तो इन्वेस्टिगेशन से पहले यह कह दिया है कि ईरान अब डायरेक्टली इसराइल को इसके लिए ब्लेम करेगा। देखें, इस हादसे के बाद आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि इनके अंदर हमें पता चलने वाला है कि ईरान की तहकीकात के बाद उसको मोसाद से मुतल्लिक कुछ सबूत मिलते हैं कि नहीं। अगर मिलते हैं तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली यही होगा कि ईरान इसका बदला ज़रूर लेगा। लेकिन अगर नहीं मिलते और ये वाकई कोई हादसा था तो इस पर हमें सब्र करना होगा और हमें इब्राहिम रईसी का मुतबादिल तलाश करना होगा, जो कि इस वक्त तो ईरान के अंदर आयतुल्लाह ख़ुमैनी के अलावा तो कोई भी नहीं है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन तमाम शोदा की मगफरत फरमाए, इनके तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमाए, इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और ईरान की आवाम को सब्र व जमील अता करे। आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये देख के, ये सुन के काफी अफसोस हुआ। ये मेरे और आपके लिए अफसोस की बात नहीं है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अफसोस की बात है कि जो शख्स जुल्म के साथ दे रहा था, जो शख्स मजलूमों के साथ दे रहा था, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ दे रहा था, लेकिन ये अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक इस इब्राहिम रईसी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बेशक अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। अल्लाह जो भी सोचा होगा बेहतर ही सोचा होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। एंड बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।